8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसके एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख रहे हैं। 8085 एमपीयू माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के बारे में बात हो रही है। ये कितने बिट्स का है? अब आपसे सवाल होंगे 8085 के, 8086 के, 8051 भी है, तो 8 बिट का एमपीयू है इसका। मैं आपको बता दूं, क्योंकि जितने भी डेटा बस का साइज होता है, डेटा बस का जो साइज होगा, डेटा बस जहां से डेटा आता है और मेमोरी बस जिससे मेमोरी आती है या मेमोरी एड्रेस आता जाता है, तो जो डेटा बस का साइज होता है यही बताता है कि आपके माइक्रो प्रोसेसर का साइज क्या है। तो 8085 इसीलिए क्योंकि यहाँ की 8 बिट डेटा बस है, ये 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, म्यूपी लिखते हैं इसको। तो डेटा जो बिट है इसकी वो 8 बिट है और एड्रेस बिट जो होती है वो 16 बिट है, और ये दोनों मल्टीप्लेक्स होती हैं। ध्यान रखिएगा, ये 8 और ये दोनों यूज एक ही कॉमन है, और ये 8 इसमें एक्स्ट्रा, यानी कि मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। 8086 की यहां तक बात करें तो ये आपका 16 बिट प्रोसेसर है। ये अगर ये क्वेश्चन आता है 8086 के लिए तो वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और इसकी जो डेटा विड्थ है वो है 16 बिट। क्यों 16 बिट है? इसीलिए तो 16 बिट इसका माइक्रो प्रोसेसर का नाम पड़ा है। लेकिन इसका जो एड्रेस विड्थ है इसका 8086 का वो 20 बिट है, ये ध्यान रखिएगा। 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज, अब कितने हो गए इस पर डिस्कस किया अभी हमने, तो अभी आपको ध्यान आ गया होगा, याद आ गया होगा कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसमें 16 बिट का एड्रेस बस होता है। कितना? 16 बिट का। और इसमें से ही जो 8 बिट होती है वो आपके डेटा बस के लिए भी यूज होती है। तो ये पूरा एड्रेस बस हो गया, और ये मल्टीप्लेक्स्ड होता है। तो कितना उत्तर हो गया इसका? 8 बिट का डेटा बस है और 16 बिट का एड्रेस बस है। 8 बिट डेटा बस यानी कि डेटा यहां से ट्रांसफर हो रहा है, और यही 8 जो है ये डेटा बस का मल्टीप्लेक्स्ड होता है आपके इस 16 बिट किसके? मेमोरी एड्रेसिंग के लिए, राइट। तो जो 8 लाइंस हैं जो ये वाली है, अभी मैं आपको इसको दिखाता भी हूं। जो लोअर बिट है वो 16 बिट एड्रेस जो बाइनरी में है उसके लिए काम करता है 8 बिट डेटा बस। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर पढ़ने वाला हूं और आपको ध्यान देना है कि AD 0 से शुरू हुआ है, और अगर हम 0 से शुरू करेंगे तो हम 16 कहां से गिनेंगे? 15 तक। यहां बहुत ध्यान से देखिए, AD 0 से शुरू कर रहे हैं हम। AD 0 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, यहां से बढ़िया आगे 10 और ये 15। तो यहां से यहां तक ये और यहां से यहां तक ये पूरा का पूरा एड्रेस बस है। लेकिन AD 0 से AD 7 ये आपका यहीं पे, क्योंकि मल्टीप्लेक्स्ड होता है, इसमें एक लैच होती है, वो उस लैच के ऑन या ऑफ होने से ये डेटा बस या फिर एड्रेस बस की तरह काम करता है। तो आपका AD 0 से लेकर AD 15 यानी कि 16 बिट एड्रेस बस है, 8 बिट डेटा बस है। What is the maximum addressing capability of Intel 8085? अब होता यह है कि क्योंकि इसका 8 बिट डेटा बस है, और यही मल्टीप्लेक्स मतलब 16 बिट का जो आपका मेमोरी बस है वो इसके साथ ही मल्टीप्लेक्स है, यानी कि 8 इसी के अंदर निहित है। अब इसकी एड्रेसिंग कैपेबिलिटी निकालनी है तो आपको यहां से निकालनी पड़ेगी। कहां से निकालेंगे? ये 64 KB कैसे आता है मैं आपको समझाता हूं। 64 KB निकालने का मतलब ये है कि आपको पहली चीज दिमाग में आती है कि यार ये बताओ, 8085 तो आपका 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और 8 बिट मतलब 2 की पावर 8, और ये कितना होता है? ये तो 256 होता है ना। तो 64 KB कहां से आ रहा है? 64 KB ये हमेशा तभी निकलता है, उसी तरीके से निकलता है। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आप बात करेंगे तो इसकी जो एड्रेस बस है माइक्रो प्रोसेसर की 8085 की, वो है 16 बिट। कितनी है? 16 बिट। तो ये जाएगा 2 की घात 16, 2 की पावर 16, और ये आपका जो होता है वो बेसिकली 65 ऐसा एक टर्म आता है। मतलब अगर आप 2 की पावर 16 निकाले, बेसिकली आपको क्या करना है? 256 इंटू 256 कर दीजिए, जो भी वैल्यू आती है। क्योंकि 1 KB जो होता है वो 1024 बाइट्स के बराबर होता है, मतलब 1000 के बराबर नहीं होता, ये इतने बाइट्स के बराबर होता है। इसीलिए आप जब देखेंगे 1025 का हिसाब किताब तो यहां आपका बनेगा 64 KB। इसको मल्टीप्लाई करिए और आपको 64 KB मिलेगा। द मेन पर्पज ऑफ एक्यूमुलेटर रजिस्टर ऑफ 8085 इज, देखिए इसका नाम ही है एक्यूमुलेटर।
ये एक्यूमुलेट करेगा, मतलब जो भी काम हो रहा है वो इसी के जरिए होगा, इसी के थ्रू होगा। यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं कि ये एक टेम्पररी डेटा स्टोरेज है, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है वो यहीं से उठाया जाए, एक्यूमुलेटर से। इसके बारे में थोड़ा और बताऊंगा आपको कि एक्यूमुलेटर 8085 अगर आप बात करते हैं तो ये, अच्छा रजिस्टर क्या होता है? रजिस्टर क्या होता है? आपको फ्लिप फ्लॉप पता है ना? जे के पढ़ा होगा आपने, एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़े होंगे। फ्लिप फ्लॉप जो है एक बिट रखता है, एक बिट। तो अगर आप इसी फ्लिप फ्लॉप को जोड़ देंगे, ऐसे फ्लिप फ्लॉप मल्टीपल जोड़ देंगे, तो ये क्या बन जाता है? इसका कॉम्बिनेशन ये बन जाता है रजिस्टर। तो इसी रजिस्टर के बारे में बात हो रही है। तो एक्यूमुलेटर जो है वो आपका 8 बिट रजिस्टर होता है। इसमें 8 बिट क्यों है? क्योंकि इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप होते हैं। इसका मतलब मैक्सिमम इसमें 8 बिट का स्टोरेज हो जाता है। जो इंपॉर्टेंस है इस एक्यूमुलेटर का ये है कि जितने भी आपके 8 बिट अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, वो हमेशा जो एक्यूमुलेटर है उसके बिट उठाते हैं, उसके बिट उठाएंगे। ध्यान रहेगा आपको। इसके अलावा आपको कुछ और एडिशनल जानकारी आपको दे देता हूं कि जो 8085 है इसमें कौन कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर, ये तो एक्यूमुलेटर हो गया। तो इस तरीके से बनता है BC DE HL, ये पेयर में चलते हैं। पेयर में कैसे चलेंगे? क्योंकि ये सारे जो होते हैं ये सारे 8-8 बिट के होते हैं, 8-8 बिट के होंगे। अब आगे मैं स्टैक पॉइंटर और आपको प्रोग्राम काउंटर भी बताऊंगा, वो 16-16 बिट के होते हैं, है ना? तो ये BC ये 8 बिट का है, ये 8 बिट का है, कुल मिला के कितना होगा? 16 बिट हो गया। ये एक 8 बिट का होता है, तो कुल मिला के 16 बिट हो गया। ठीक है जी। तो अगर आपको जैसे पेयर में रखना है, मतलब पेयर में ही, वैसे एक्चुअली इसका ये बेसिकली 16 बिट यानी कि 2 बाइट में ही हैंडल होता है। हर एक रजिस्टर पेयर ये 16 बिट रख सकता है, 2 बाइट। इसी तरीके से कुछ टेम्पररी रजिस्टर्स होते हैं। आप ध्यान रखिए, टेम्पररी रजिस्टर जैसे 8 बिट के WXZ है, इसका आपसे मतलब नहीं है, क्योंकि ये माइक्रो प्रोग्रामर एज अ प्रोग्रामर आपका इससे लेना देना नहीं है। माइक्रो प्रोसेसर इनके साथ डील करता है। जैसे मान लीजिए WZ प्रोसेसर, मतलब W भी 8 बिट है, Z भी 8 बिट है, तो ये 16 बिट का पेयर बन गया। तो हो सकता है कि माइक्रो प्रोसेसर इसको यूज करे 16 बिट को रखने के लिए। ध्यान रहेगा। The status flag that is available in microprocessor 8085 but not available in microcontroller 8051, कौन सा ऐसा स्टेटस फ्लैग? देखिए ये थोड़ा सा बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन हो गया, लेकिन क्योंकि ये सब आ सकते हैं, और इसका मेन आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको सारे फ्लैग्स के बारे में पता होगा। फ्लैग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई परिवर्तन होता है वो आपको बता देगा, चेंज बताएगा, फ्लैग कर देगा, है ना? जैसे अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है और आप किसी को दिखाना चाहते हैं 100 पेज का है, तो आप इसमें फ्लैग लगा देते हैं 3-4, तो वो फ्लैग से समझ में आ जाता है कि मुझे ये 3 पेज खोलने हैं, ये मेन की है, इनको मुझे देखना है पहले। तो ये जो फ्लैग है, जब भी कोई कंप्यूटेशन होगा, ये फ्लैग या तो 0 होंगे या 1 हो जाएंगे, यानी कि सेट होंगे या फिर अनसेट होंगे। तो फ्लैग रजिस्टर, इसमें आपको एक एक करके बता देता हूं। देखिए जो फ्लैग रजिस्टर है ये 8 बिट है, D0 से D7 आपको समझ में आ गया इसको। इसमें 5 बिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो D0 होता है कैरी फ्लैग, जब भी कोई कंप्यूटेशन हुआ, एडिशन हुआ, एक कैरी आ सकता है। पैरिटी फ्लैग यानी कि अगर 0 कितने वंस है, इवन है, ऑड है, वो पैरिटी फ्लैग सेट एंड सेट होगा। D0 जो होगा, D0 आपका कैरी फ्लैग है, ध्यान रखिएगा। D2 मैंने आपको बताया पैरिटी फ्लैग, जब इवन नंबर ऑफ 1 होंगे तब ये 1 होगा, अदरवाइज 0 रहेगा। D4 में आइए, अब ये ऑक्सिलरी कैरी है। जब आपको जो लोअर 4 बिट होते हैं, निबल जिसे कहते हैं, जब उस पर ऑपरेशन होता है और उसमें कैरी आता है, तब AC सेट या रीसेट होता है, ऑक्सिलरी कैरी। ये आपका D5 और D3 D1 यूज नहीं है। 0 फ्लैग, जब ये सेट होगा या अनसेट होगा, ये कब सेट होगा? जब ऑपरेशन, जब रिजल्ट 0 आ जाएगा, मतलब रिजल्ट 0 आ जाए तो ये सेट हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा। साइन फ्लैग ये होगा जब ऑपरेशन, ये सेट तभी होता है जब ऑपरेशन आपका नेगेटिव वैल्यू देता है, नेगेटिव होगा तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें देखिए, और ये फ्लैग रजिस्टर 8051 भी बताया है, इसमें कौन सी चीज नहीं है? इसमें 0 फ्लैग है क्या? इसमें आपको 0 फ्लैग दिखता है? नहीं है। ओके। और एक चीज एक्स्ट्रा और बता दूं आपको, इसमें ओवरफ्लो फ्लैग नहीं है, इसमें ओवरफ्लो फ्लैग है। ऐसी कई चीजें होती हैं जो एक में नहीं है, दूसरे में नहीं। द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट इज 8085। अब देखें कि ये आप बैठे हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट आपकी मीटिंग चल रही है ना? अब कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, एक साहब आए और उन्होंने कहा सर कुछ बात करनी, बहुत जरूरी बात करनी। तो आप इनको बोल सकते हैं थोड़ा देर रुक जाइए, या बोलते हैं कि हाँ भाई हाँ बताओ क्या बात है ना?
तो अगर आप इनको बोले कि थोड़ी देर बाद आइए, है ना, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनसे कहें ना ना ना, बताओ क्या बात है। इंटरप्ट यही होता है, बीच में रोकना, बीच में कार्यवाही को, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर आपका काम कर रहा होगा, प्रोसेसिंग कर रहा होगा, इस बीच रोकना है या फिर नहीं रोकना है, इसे ही हम इंटरप्ट कहते हैं। तो इसकी एक प्रायोरिटी है, ध्यान रखिएगा, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट भी होते हैं और हार्डवेयर इंटरप्ट भी होते हैं, ठीक है जी। अब इसमें आपको समझ लेना है कि सबसे ऊपर होगा ट्रैप, और जो ट्रैप है वो नॉन मास्केबल है, मतलब जब ये साहब आएंगे तो आप पहले इनसे बात करेंगे, बाद में अपनी मीटिंग को जारी रखेंगे। तो इसका मतलब ट्रैप को आप छोड़ नहीं सकते, ट्रैप जो है वो आपको हाईएस्ट प्रायोरिटी है इसकी। उसके बाद आपका आता है RST 7.5, फिर 6.5, फिर 5.5, बाद में INTR। तो इसका उत्तर जो होगा वो ट्रैप है, ध्यान रखिएगा। Which of the following interrupts is non-maskable in 8085 माइक्रोप्रोसेसर? अब तो आंसर बता ही दिया मैंने, तो आप इसका बिल्कुल सही उत्तर दे देंगे, ट्रैप। देखिए ध्यान रखिए, मास्केबल नॉन मास्केबल का मतलब ये होता है, मास्केबल मतलब ये होता है जिसको आप थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं कि रुक जाओ भाई, मुझे पहले ये मीटिंग कंप्लीट करने दो, उसके बाद आपसे बात की जाएगी। या माइक्रो प्रोसेसर बोलेगा मुझे पहले ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेने दो, उसके बाद आपको देखते हैं। लेकिन अगर ट्रैप आ गया तो आपको रोकना ही पड़ेगा, पहले ट्रैप को हैंडल करना पड़ेगा, बाकी बाद में हैंडल। तो ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी है, बाकी अभी मैंने आपको बताया 7.5, 6.5, 5.5 INTR। तो कितने दिख रहे हैं? 5 दिख रहे हैं। तो इसकी थोड़ा और कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता देता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया, मास्केबल इंटरप्ट वो होते हैं जिनको माइक्रो प्रोसेसर इग्नोर कर सकता है। ठीक है साहब, रुक जाइए, मैं बाद में बात करता हूं, है ना। ये एज ट्रिगर्ड होंगे या लेवल ट्रिगर्ड होंगे, और इनको डिसेबल भी किया जा सकता है, जैसे INTR हो गया, RST 7.5 हो गया, 6.5 हो गया, 5.5 हो गया। ये सारे मास्केबल इंटरप्ट है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। जब हम नॉन मास्केबल की बात कर रहे हैं तो यहां पर माइक्रो प्रोसेसर इसको इग्नोर नहीं कर सकता है, इसको डिसेबल नहीं कर सकता है। ट्रैप नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, वही इसका उत्तर भी है। और इसमें एज ट्रिगरिंग, मतलब बोथ लेवल की एज लेवल ट्रिगरिंग भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई ऐसी कंडीशन आती है जो बहुत ही क्रिटिकल है, वहां पर माइक्रो प्रोसेसर को रिस्पॉन्ड करना ही पड़ता है। Which stack is used in 8085 माइक्रोप्रोसेसर्स? देखिए स्टैक क्या होता है, अब खाना खाने गए होंगे किसी पार्टी वार्टी में, तो वहां पर इस तरीके से प्लेट रखी होती है ना, ऐसे प्लेट रखी होती है। तो जो आपने प्लेट यहां रखी, आप क्या यहां से निकालेंगे? नहीं ना। जो प्लेट आपने आखिरी में रखी उसी को आप सबसे पहले निकालेंगे, और नहीं अगर यहां से निकालेंगे तो गिर जाएगा ये। इसी को हम स्टैक कहते हैं। ये स्टैक प्रोग्रामिंग में बहुत यूज होता है, लेकिन स्टैक का हार्डवेयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, आखिरी में जो रखा इसे हम लास्ट इन कह रहे हैं, और वही सबसे पहले बाहर निकलेगा उसे हम फर्स्ट आउट कह रहे हैं। ओके, तो लीफो होता है स्टैक। वैसे लीफ, स्टैक का मतलब ही लीफो है। तो ये सवाल एक तरीके से अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले हैं या फिर आप कंप्यूटर साइंस वाले, आप बोलेंगे यार ये स्टैक लीफो ही तो होता है, ये क्या पूछ लिया। लेकिन जब माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तब उसका आर्किटेक्चर क्या है, किस तरीके से वो इंप्लीमेंट हुआ है, वो ध्यान में आता है। इसीलिए यहां पर आपको लीफो एक स्पेसिफिक चीज बतानी पड़ती है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट हो गया आपका। यहां पर एक स्टैक पॉइंटर होता है, ठीक है। स्टैक जो होता है, पहले आपको बता दूं, ये जो स्टैक आप देख रहे हैं ना, ये रैम में होगा। कहां होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी में। या ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी जगह होती है रैम में, जहां पर आप टेम्पररी इंफॉर्मेशन को रखते हैं। किस बेसिस पे? जो आखिर में जाएगा वही सबसे पहले निकलेगा, राइट। तो जब इनिशियलाइज होगी चीजें, इस रैम के एरिया को एक मेमोरी असाइन हो जाएगी। एंट्री पोजीशन क्या है? पहली इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगी, राइट। उसके बाद धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, जैसे प्लेट्स बढ़ रही हैं। अब यहां पर आती है एंट्री, होती है स्टैक पॉइंटर की। ये क्या होगा कि स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, एक बकायदा एक रजिस्टर होता है, उसके पास होगा एड्रेस, यानी कि जानकारी किसकी? जो आखिरी बाइट है जो स्टैक पे लिखी गई है। इसको हम स्टैक का टॉप भी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैक टॉप कहेंगे। तो जो स्टैक पॉइंटर है वो या तो बढ़ेगा, अगर आप इसमें कुछ डालेंगे तो स्टैक पॉइंटर एक बढ़ जाएगा, इसको पॉप कर लेंगे, मतलब पुश करेंगे तो बढ़ जाएगा, पॉप करेंगे तो ये एक कम हो जाएगा। What is the length of stack pointer? स्टैक पॉइंटर का लेंथ क्या है? देखिए साहब, स्टैक पॉइंटर, मैं आपको एक पूरी इसकी एक एनालिसिस बताता हूं। हमारे पास BCDEHL, ये आपके ये BCDEHL ये आपके जनरल पर्पस रजिस्टर है, HL, ठीक है जी। 8-8 बिट के होते हैं, कंबाइन करके 16 बिट के हो जाते हैं। अब इसको BC को हैंडल करना है,
तो आपको प्रोग्राम काउंटर और स्टैक पॉइंटर चाहिए। तो स्टैक पॉइंटर क्या होगा, कितने बिट का आपको दिख रहे हैं, 16 बिट का होता है, क्योंकि हैंडल किसको करना है, एक्सेस किसको करना है। तो स्टैक पॉइंटर 8085 माइक्रो प्रोसेसर में ये 16 बिट का रजिस्टर होता है, जो करता क्या है, जो टॉप है ना, जो टॉप है यानी कि जो स्टैक है, जैसे ये प्लेट्स रखी है, सबसे ऊपर की प्लेट कौन सी रखी है उसका एड्रेस रखता है ये, ठीक है जी। और क्योंकि ये 2 बाइट का है यानी आपका 16 बिट का है, तो जैसे आप कुछ पुश करेंगे यानी कि कोई एक एक्स्ट्रा प्लेट इसमें ऊपर डालेंगे या एक्स्ट्रा कंटेंट डालेंगे, तो ये आपका 2 से बढ़ जाएगा, और अगर निकालेंगे तो 2 से घट जाएगा, 2 मेमोरी लोकेशन से। द प्रोग्राम काउंटर इन अ माइक्रो प्रोसेसर। अब प्रोग्राम काउंटर होता क्या है, पहले इसका उत्तर बता दूं आपको। कीप्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड। इसका मतलब यह होता है कि आपके पास मान लीजिए ऐसा प्रोग्राम है, इस इंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर इसका जो अगला इंस्ट्रक्शन है, अभी इस पे काम चल रहा है, प्रोग्राम काउंटर जो होता है अगला इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसका एड्रेस रखेगा। तो ये प्रोग्राम काउंटर है। प्रोग्राम काउंटर ध्यान रखिएगा कि ये 16 बिट का है 8085 में, क्योंकि 8085 में 16 एड्रेस लाइंस होती हैं। कितनी लाइंस होती हैं, 16 एड्रेस लाइंस। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, यहां पर आ गया, अब एग्जीक्यूशन यहां पहुंच रहा है, तो प्रोग्राम काउंटर यहां पहुंच जाएगा, यानी कि इसके कंप्लीशन से पहले ये अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे चला जाएगा। प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखता है। और भी इसके साथ जो सवाल पूछे जाते हैं वो स्टैक पॉइंटर के हैं और एक्यूमुलेटर के हैं। रजिस्टर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर विच कीप्स ट्रैक ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम एंड विच कंटेन्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। अब इस सवाल का जवाब अभी हमने एक प्रोग्राम काउंटर के तौर पे देखा कि भाई वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है। यहां पर बात हो रही है एक ऐसे रजिस्टर की जो एक तो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, प्रोग्राम मतलब बकायदा एक कोड होगा असेंबली लैंग्वेज में, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, और साथ में ये मेमोरी एड्रेस रख रहा है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इसका उत्तर है प्रोग्राम काउंटर। तो ये सेकंड वाला उत्तर सही है। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन किया, यहां पर भी इसका सेम डिस्कशन है, सेम डिस्कशन ये है। When a program is being executed in an 8085 microprocessor, its program counter contains, ये सारे प्रोग्राम काउंटर के क्वेश्चन है। अगर आप प्रोग्राम काउंटर समझ जाए, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं। पहले तो इसका उत्तर समझ लीजिए, द मेमोरी एड्रेस एज द इंस्ट्रक्शन दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। ये तो हम समझ गए। हो ये रहा है कि जब भी हमारा प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज का एग्जीक्यूट होता है, तो एग्जीक्यूशन यहां चल रहा होगा, यहां पर आपके रजिस्टर काम कर रहे होंगे, एक्यूमुलेटर में चीजें जा रही होंगी, है ना, स्टैक बन रहा होगा, रैम में स्टैक आगे बढ़ रहा होगा, नीचे जा रहा होगा, पुश पॉप हो रहा होगा। तो इसके बाद जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उसकी जानकारी कौन रखता है, उसका एड्रेस कौन रखता है, वो एड्रेस रखता है प्रोग्राम काउंटर। ठीक है जी। इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर्स विच सिग्नल इज यूज्ड टू इंसर्ट वेट। पहली चीज तो समझ लीजिए कि वेट का मतलब क्या है। वेट का मतलब होता है इंतजार। तो ऐसे कई सारे इसमें आपके अलग अलग माइक्रोप्रोसेसर में सिग्नल्स हैं, जैसे रेडी है, ये लैच वाला है, ये होल्ड है, INTR, ये तो खैर इंटरप्ट ही हो गया। तो उत्तर इसका यह है कि वेट के लिए आप रेडी का यूज करेंगे, मतलब ऐसा सिग्नल जहां पर आपको थोड़ा सा वेटिंग टाइम लगाना है, आवर ग्लास वेटिंग टाइम लगाना है, वहां पर रेडी से काम चलेगा। अब इसमें आप ये देखिएगा, ये 35 नंबर पे आपका रेडी है। मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि रेडी, होल्ड, ALE ये सब पूछे जाते हैं। INTR तो खैर इंटरप्ट हो गया, जिसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। रेडी सिग्नल, ये जो रेडी सिग्नल होता है, अगर कोई मान लीजिए रीडिंग चल रही है, राइटिंग चल रही है, और किसके साथ चल रही है, एक ऐसे पेरिफेरल के साथ, यानी कि ऐसे मान लीजिए कीबोर्ड और आपका माउस है, ऐसे समझ लीजिए कोई एक पेरिफेरल डिवाइस है जो थोड़ा सा स्लो है, जो एक्सेप्ट कर रहा है डेटा बड़ा धीरे धीरे, और जो भेज रहा है धीरे धीरे। माइक्रो प्रोसेसर तो स्मार्ट होते हैं, फास्ट होते हैं, लेकिन ये पेरिफेरल डिवाइस थोड़े से कीबोर्ड वगैरह ये सब थोड़े से अब ये समझ लीजिए स्पीड इनकी कम होती है। तो इस समय इस माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा कहा जाता है थोड़ा सा वेट कर लो यार। तो इस जगह पे आपका रेडी चलता है ना। इसका मतलब जो रेडी सिग्नल है, ये वाला जो सिग्नल है यहाँ पर, ये जब लो हो जाएगा तो माइक्रो प्रोसेसर थोड़ा इंतजार करेगा।
अनटिल कि ये जो कुछ इंटीग्रल नंबर होता है जो आप फिक्स करेंगे, और उसके बाद ये फिर ये हाई हो जाएगा, तो फिर ये अपना काम करना शुरू कर देगा, वरना ये भी थोड़ा सा वेट करेगा। इसी तरीके से एक होल्ड सिग्नल होता है, ये होल्ड है। इसके अलावा आपको HLDA भी पूछा जा सकता है। ये काम करता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस में, यानी कि बीच में माइक्रो प्रोसेसर नहीं आएगा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगी, है ना। ये इसमें काम करता है। ALE जो एड्रेस लैच एनेबल है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि होता ये है माइक्रो प्रोसेसर 8085 में, ये AD0 यहां से देखिए आप, AD0 से लेकर AD15, एक 15 भी है इसमें, AD15 कितने हो गए, कुल मिला के 16 हो गए, तो 16 एड्रेस लाइन्स हो गए। लेकिन इसी के में AD0 से लेकर जो AD7 तक है, यानी कि 8 बिट जो है वो आपकी कौन सी लाइन है, आपकी डेटा लाइन से, है ना। तो होता यह है कि 16 बिट में, ये 16 बिट पूरा का पूरा एड्रेस का काम करता है, एड्रेस बिट्स है। लेकिन इस यहां से यहां तक जो है वो AD0 से लेकर AD07 है, ये AD015 है। तो ये डेटा बस, ये डेटा का काम करता है, ये पूरा पूरा मेमोरी का काम करता है। तो डेटा बस कब काम करेगा, मेमोरी की तरह कब काम करेगा, इसको ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच ऑन स्विच ऑफ करने के लिए एक लैच होता है। जैसे आपका दरवाजा होता है ना, उसमें एक बटन, एक लैच होती है, मतलब जिसे हम कुंडी कहते हैं, कुंडी दब करते हैं, खुलता है तो चालू होता है। तो इस कुंडी को जब चालू बंद करेंगे तो एक बार ये एड्रेस बस का काम करेगा, एक बार ये किसका काम करेगा, डेटा बस का काम करेगा। A bus connected between the CPU and the main memory that permits a transfer of information between main memory and the CPU is known as। अब इसका उत्तर है मेमोरी बस। देखिए, ये मेरा पूरा इसका आर्किटेक्चर आपको बताया, लेकिन आप इसको पहले ये समझ लीजिए कि मेमोरी बस के अलावा आपकी यहां उत्तर में कंट्रोल बस भी है, डेटा बस भी है, जिसको हम मेमोरी बस और डेटा बस दोनों को एक साथ कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूं मैं इसका काम क्या है। क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि ये पूरा का पूरा AD0 से लेकर AD15 तक ये पूरी की पूरी मेमोरी बस है। लेकिन इसी मेमोरी बस में क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग होती है, AD7 तक यहां पर जो 8 बिट है, ये डेटा का भी काम करते हैं। तो सवाल ये उठता है, इन्होंने पूछा है ऐसा बस जो CPU और मेन मेमोरी, आपका ये देखिए, ये आपकी इसमें CPU भी दिख रही है और मेन मेमोरी भी है आपकी, और जो परमिट करता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। मेन मेमोरी CPU का काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो यहां पर आपका मेमोरी बस आता है। देखिए, एक मेमोरी बस, उसको हम डेटा बस भी कह सकते हैं, क्योंकि मेमोरी और डेटा एक ही साथ काम कर रहा है। मेमोरी, क्योंकि ये बस एक ही है, एक बार ये मेमोरी का काम करता है, एक बार ये डेटा का काम करता है। इसमें ALE होता है लैच, वो फिक्स करता है कि कौन सा कब क्या काम करेगा। तो डेटा बस आपका यूज होता है डेटा को ट्रांसफर करने में माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी में। तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी की जहां तक बात आती है, आपका मेमोरी बस या डेटाबेस इसका होता है। इसलिए इसमें आपने देखा कि डेटाबेस का ऑप्शन नहीं है, डेटा बस होता तो वो भी आप टिक कर दे, बाई डायरेक्शनल होता है, ठीक है जी। बाकी कंट्रोल बस तो कुछ कंट्रोल करने के लिए कि भाई कब क्या चीज ऑन होनी है, कुछ कंट्रोल सिग्नल्स कि भाई अभी आपको यूनिडायरेक्शनल भेजना है, आपको बाई डायरेक्शनल भेजना है, उसके लिए आपका कंट्रोल बसेस होते हैं। और एड्रेस बस जो होगा, देखिए मेमोरी बस अलग होती है जो डेटा बस कहलाती है, ये ध्यान रखिएगा। मेमोरी बस और एड्रेस बस एक है, लेकिन मेमोरी बस और डेटा बस, लेकिन जो एड्रेस बस है वो एड्रेस कैरी करती है। ये केवल ये आपकी वन वे होती है माइक्रो प्रोसेसर से ये मेमोरी या कोई और अदर डिवाइस। आप अंदर समझ रहे हैं ना इसमें क्या है। In an 8085 microprocessor, which one of the following instructions changes the content of the accumulator? अब ये अलग अलग इंस्ट्रक्शन है, वैसे तो सारे इंस्ट्रक्शन आपको पता होने चाहिए, लेकिन एक थोड़ा सा फौरी तौर पे या सारे ना भी पता हो तो थोड़े बहुत जो है वो जो पूछे जाते हैं वो आपको आइडिया होना चाहिए। जैसे इसमें स्पेसिफिक एक है SBIBEH। पहले आपको जानना होगा कि जो कौन कौन से, क्योंकि यहां पर एक्यूमुलेटर के कंटेंट की चेंज की बात हो रही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन चेंजेस द कंटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर वो है जिसके 8 बिट सबसे पहले लिए जाते हैं और उसी को लिया जाता है। सारा डेटा इसमें आएगा एक्यूमुलेटर में, इस रजिस्टर में, उसके बाद आगे काम होगा, है ना। तो होता यह है कि जो भी अर्थमेटिक या फिर लॉजिक ऑपरेशन है, ये एक्यूमुलेटर का डेटा, मतलब इसका डेटा एक्यूमुलेटर का बढ़ेगा या अपडेट होगा और इन फ्लैग रजिस्टर्स का बढ़ेगा। तो SBI और BEH है, यही एक ऐसा ऑपरेशन है जो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन है ना। ये ऑपरेशन कर क्या रहा है, ये ऑपरेशन करता क्या है कि जो भी एक्यूमुलेटर का कंटेंट होगा वो इस डेटा से BEH, और इसको स्टोर किस में करेगा, इसी एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देगा ले जाके।
तो मैंने जैसे कहा कि जब भी अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन होगा वही एक्यूमुलेटर को अपडेट करेगा या फ्लैग रजिस्टर को करेगा, इसमें केवल यही है एक ऐसा, इसीलिए इसका उत्तर ये है। The ALU of a microprocessor performs operation of 8-bit 2's complement operands. What happens when the operation 7AH minus A2H is performed? पहले तो ये समझ लीजिए कि जो H दिख रहा है ये आपको बता रहा है कि ये हेक्साडेसिमल में, ठीक है। पहले मैं इसका उत्तर बताता हूं, फिर आपको बताता हूं ये आ कैसे रहा है। इसका रिजल्ट जो है वो ये है D8H और नेगेटिव फ्लैग इसमें सेट हो रहा है। अब एक एक करके समझिए कि ये नेगेटिव फ्लैग क्यों सेट हो रहा है, जिसे हम साइन फ्लैग कह रहे हैं। काम कैसे हो रहा है इसमें देखिए, मैं बहुत इसमें यही समझा देता हूं आपको कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, 7A माइनस A2 है, तो 7A को ये क्योंकि हेक्साडेसिमल में है बाइनरी में चेंज कर दिया। B आपका ये A2 है, A2 का हमने बाइनरी में चेंज कर दिया। H का कुछ नहीं करना है, H हेक्साडेसिमल बता रहा है, तो इसको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना आता होगा ना आपको, तो ये बस कन्वर्ट किया है। अब यहां पर हो रहा है दोनों का सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन हम कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है कुछ भी, हम a माइनस बी तो कुछ करते नहीं है, a प्लस माइनस बी करते हैं, तो ये a आपका हो गया। माइनस बी करने के लिए आप करते क्या है, इसका b का आपको टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी कि 1 का 0 कर दीजिए, 0 का 1 कर दीजिए और फिर इसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट निकलता है वंस कॉम्प्लीमेंट का 1 ऐड करके। तो फाइनली आपका जो माइनस बी है वो ये बना। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि आपका ये जो a है और ये जो है इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो D8H आ रहा है ना। अब इसमें देखिए कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो 1 है, ये नेगेटिव है, इसीलिए ये जो साइन फ्लैग है ये आपका सेट हो जाएगा, राइट। और क्योंकि इसमें कैरी तो आया, कोई कैरी आया इसमें नहीं आया। अगर आप वाकई में इसको पेन पेंसिल से वाकई में कागज पे करेंगे तो आप देखेंगे कोई इसमें कैरी नहीं आ रहा है, तो कैरी बिट भी जो है आपका इसमें 0 होगा, इसका मतलब ओवरफ्लो भी नहीं है इसमें कोई। For the 8085 assembly language program given below, the content of the accumulator after the execution of the program is. पहले मैं इसका उत्तर बताता हूं, फिर मैं एक एक इसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो लूंगा और आपको बताऊंगा ये कैसे हुआ है। इसका उत्तर है 67H। अगर आप इसको कर सकते हैं खुद ही तो प्लीज ट्राई कीजिए, वरना फिर मैं इसमें बताऊंगा कि हो क्या रहा है। पहले समझ लीजिए, एक एक करके यहां से बताता हूं। ये जो MOV है ये क्या कर रहा है, मूव जो काम करता है वो जैसे मूव B, A है, तो ये जो डेटा है जो भी आप रजिस्टर आपका हो रहा है, जैसे यहां पर आपका एक रजिस्टर है या दूसरा रजिस्टर है, तो ये इंस्ट्रक्शन डेटा को ट्रांसफर करता है जो भी रजिस्टर इसमें स्पेसिफाई किया। मूव केवल इतना काम, MOV ये काम करता है। मतलब अगर आप इसको कहें तो ये MOV RD है, ये डेस्टिनेशन है और ये सोर्स है, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, सोर्स रजिस्टर कंटेंट को A को B में डाल देगा, तो ये A को B में डालेगा, MOV समझ गए। MVI पे आ जाएंगे। MVI में क्या होता है, हमेशा MVI में यहां पर A होगा, यहां पर डेटा होगा, तो इसमें डेटा दिया हुआ है तो इस डेटा को A में डाल देगा, MVI हो गया आपका। या फिर मेमोरी भी अगर दी हुई, यहां अगर मेमोरी हो तो मेमोरी में डाल देगा, ये हो गया। अब आइए आप इसमें इस वाले पे XRA, ऐसा भी हो सकता है XRA मेमोरी भी हो सकती है, या यहां पर आपका रजिस्टर भी हो सकता है। तो ये क्या काम करता है, XRA का मतलब ये है कि एक्यूमुलेटर का कंटेंट मेमोरी से या फिर जो भी रजिस्टर आपका होगा, अगर आपको मेमोरी दी हुई है तो मेमोरी से करेंगे, या जो भी यहां पर कंटेंट दिया होगा उसके साथ एक्सॉर करना होगा। यानी कि ये XRA का मतलब ये है कि जो भी एक्यूमुलेटर में होगा उसके साथ B का एक्सॉर करना है। एक्सॉर का मतलब क्या होता है कि जो 1 1 और 0 0 है, ठीक है, उसमें साइन चेंज होगा, अदरवाइज 1 0 0 में साइन चेंज नहीं होगा। ये एग्जाम हो गया आपका। अब आप आइए RAR पे। RAR में हर एक जो बाइनरी बिट है एक्यूमुलेटर का, उसको हम रोटेट करते हैं, मतलब वो शिफ्ट होते हैं कैरी फ्लैग को यूज करके। RAR ये करता है। STC देख लीजिए, STC अगर किसी इंस्ट्रक्शन में जैसे कैरी फ्लैग को सेट किया जाता है, इसमें हम STC का मतलब ये है द कैरी फ्लैग इज सेट विद दिस इंस्ट्रक्शन, इससे कैरी फ्लैग सेट हो जाएगा, इतना ही काम करता है। CMC पे आ जाइए, तो ये कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब जो भी कैरी फ्लैग होगा वो सब कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक एक करके समझिए यहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले MVI A45H, तो एक्यूमुलेटर, ये आपका एक्यूमुलेटर है, इसके अंदर 45H आ गया, है ना। 45H को आप बाइनरी में चेंज कर सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब MOV B में क्या हो, BA में क्या हुआ कि जो भी A में था वो आपका जो रजिस्टर B को A के कंटेंट से लोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है, यानी कि जो हमारी ये निकली है, वो आपके B में चला जाएगा।
अब यहां पर देखिए एसटीसी क्या कर रहा था, मैंने आपको बताया था कैरी फ्लैग को सेट करता है, तो ये CY सेट कर देगा। सीएमसी क्या करेगा, सीएमसी मैंने आपको बताया था कैरी फ्लैग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो 1 का 0 कर दीजिए आप। अब रोटेट करेगा ये इस कैरी का यूज करके, इस कैरी का यूज करके रोटेशन होगा, आरआर करता है रोटेशन, एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो भी होगा इस कैरी का यूज करके, तो इसकी बेसिकली आपको करनी है शिफ्टिंग 0 का लेके, ठीक है। तो इसकी हम एक शिफ्टिंग कर देंगे, यानी कि इसको एक एक बिट इसको दाएं कर दीजिए आप, बस इतना करना है इसमें। ये हो गया, ये वाला कंटेंट हो गया, बस मतलब इसको हटा दीजिए यहां पर और यहां पर 0 जोड़ दीजिए, तो ये चीज आ जाएगी, है ना। अब एक्सऑर करना है, ये एक्स आ रहे हैं, जो भी कंटेंट बी में गया था, आपको याद है हमने बी में डाला था इसको ये जो वैल्यू आई है इसके साथ एक्सऑर कर देंगे। और जब हम एक्सऑर करेंगे तो मैंने आपको जैसे बताया था, अगर इसका एक्सऑर करते हैं तो ये 0 और 1 पे 1 आ जाता है, 1 और 0 पे 1 आ जाता है, लेकिन जहां एक जैसे हो, जैसे 0 और 1 पे भी 1 आएगा, लेकिन जहां 0 और 0 होगा, 0 और 0 होगा या 1 और 1 होगा, ठीक है। जैसे 0 और 1 पे 1 आया, लेकिन 0 0 या 1 1 पे ये 0 हो जाएगा, तो इस तरीके से एक्सऑर हो जाएगा। एक्सऑर करेंगे तो 67, इसको अगर आप हेक्साडेसिमल में चेंज करें तो 67 आ जाएगा, ये इसका होता है। The clock frequency of an 8085 microprocessor is 5 megahertz. If the time required to execute an instruction is 1.4 microsecond, then the number of T states needed for executing the instruction is. इसका उत्तर है 7। अगर आप कर पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बताता हूं इसमें हो क्या रहा। पहली चीज तो ये है कि जो टाइम लगता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होने में, वो होता है कितने नंबर ऑफ टी स्टेट्स है और साथ में आपका जो टाइम पीरियड है क्लॉक का टाइम पीरियड। अब क्लॉक जो मैं आपको कह रहा हूं कि भाई जो यहां पर ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 5 मेगाहर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 बाय टाइम, तो अगर टाइम निकालना है तो 1 बाय फ्रीक्वेंसी कर देंगे या 1 बाय 5 मेगाहर्ट्ज कर देंगे, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा 0.2 माइक्रो सेकेंड, और ये जो है ना टाइम ऊपर तो सेकंड और ये मेगा का माइक्रो ऊपर बन जाएगा, तो ये आपका आ गया टाइम ऑफ क्लॉक, सीएल के कर दीजिए। तो टाइम ऑफ क्लॉक, अब मैंने आप कहा कि ये टाइम ऑफ क्लॉक है, तो इसकी जगह हम रख देंगे 0.2। ये नंबर ऑफ टी स्टेट्स हमको निकालने हैं, मतलब ये एन जो है ये हमें निकालना है, और इन्होंने बताया कि जो इंस्ट्रक्शन का टाइम है टोटल टाइम कितना आ रहा है 1.4 माइक्रो सेकेंड, ये आपका माइक्रो सेकेंड था, कितना आ गया एन हो गया 1.5 बाय 0.2, 1.44 बाय 0.2, ये होता है आपका 7, तो ये इसका 7 होता है, ऐसे हो गया। चलिए साहब, ये बात हुई 8085 माइक्रो प्रोसेसर के, हमने बेसिक और कुछ मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल क्वेश्चन भी देखे। धन्यवाद।